राम राम दोस्तों, मैं अरुण कुमार डार्क वैदिक रेमेडी चैनल में फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज चर्चा करेंगे जब कुंडली में राहु तीसरे भाव में उपस्थित होता है और केतु नवें भाव में उपस्थित होता है तो क्या संकेत मिलते हैं, कैसी कशमकश ये कॉम्बिनेशन आपको देता है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिलीमा ऑफ राहु इन थर्ड हाउस एंड केतु इन नाइन्थ हाउस एक्सिज। ये कशमकश आप तब भी महसूस करेंगे जब आपकी कुंडली में राहु मिथुन राशि में हो और केतु धनु राशि में हो। तीसरे और नवे भाव को पहले अगर हम समझें तो तीसरा भाव आपके छोटे भाई बहनों का होता है, सिबलिंग्स इन जनरल। आपके मित्र यहाँ से देखे जाते हैं, पड़ोसी, नज़दीकी रिश्तेदार, ये सब यहाँ से देखे जाते हैं। इसके अलावा ये आपकी बाजू, आपके कंधों को रिप्रेजेंट करता है तीसरा भाव। तो आपके हाथ होते हैं तीसरा भाव। तो जो भी हैंड स्किल्स होती है, चाहे स्टेचू मेकिंग हो, ड्राइंग करना, पेंटिंग करना, किसी भी तरह की शिल्पकारिता तीसरे भाव से देखी जाती है। आपका करेज, साहस और पराक्रम, आपकी मेहनत करने की अक्षमता, टीम वर्क एबिलिटीज, ये भी तीसरे भाव से ही देखा जाता है। आपकी संवाद शैली यानी कि कम्युनिकेशन स्किल्स, आपका लिखना, बोलना, मीडिया, जर्नलिज्म, टीवी, इंटरनेट, सेल्स, मार्केटिंग, यूट्यूब, ये सब भी तीसरे भाव की कारकताओं में आते हैं। इसके अलावा लोगों व समाज से किस तरह से आप जुड़ते हैं, आपकी कनेक्टिंग और नेटवर्किंग जो स्किल्स रहती हैं, सेल्स और मार्केटिंग, आपकी आदतें, आपकी योजना बनाने की अक्षमता, ये सब भी तीसरे भाव से ही देखा जाता है। इसके अलावा तीसरे भाव में आठवें भाव का भी अंश होता है, क्योंकि ये आठवें का आठवां होता है। तो जीवन में अचानक होने वाले उतार चढ़ाव, इमरजेंसी सिचुएशंस, बड़े परिवर्तन, ट्रांसफॉर्मेशन भी तीसरे भाव से देखे जाते हैं। तीसरे भाव के बिल्कुल विपरीत अगर नवम भाव को समझे तो नवम भाव आपके धर्म का होता है, धार्मिकता का, आपका जो भी बिलीफ सिस्टम है, जहाँ आपकी श्रद्धा है, आस्था है, जीवन पर सही चलने का जो रास्ता होता है, राइटियस पाथ, नियम कानून, वो नौवें भाव से देखे जाते हैं। नैतिकता, आपकी परोपकारिता भी नौवें भाव से देखी जाती है। और नौवां भाव आपके लक का भी होता है, भाग्य, डिवाइन ब्लेसिंग, ईश्वरीय कृपा जिसे कहते हैं। और नौवें भाव से जीवन में मिलने वाले अच्छे अवसर, गुड अपॉर्चुनिटीज़ को भी देखा जाता है, क्योंकि वो भाग्य से ही मिलती हैं। और अच्छा मार्गदर्शन भी भाग्य से ही मिलता है, इसलिए किसी भी तरह की जो गाइडेंस होती है वो भी नौवें भाव से देखी जाती है, चाहे पिता व गुरु की शिक्षा हो। इसके अलावा ये पंचम से पंचम होता है, तो जो उच्च शिक्षा होती है आपकी, पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी लेवल की जो शिक्षा रहती है वो नौवें भाव से देखी जाती है। नौवां भाव यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा आपकी जो लंबी दूरी की यात्राएं होती हैं, विशेषकर कैरियर और धार्मिक जो यात्राएं रहती हैं, पिलग्रिमेजेस, वो नौवें भाव से देखी जाती हैं। और इसके अलावा जो दार्शनिकता रहती है, हायर फिलोसफी, उसको भी नवम भाव से ही देखा जाता है। राहु व केतु को अगर हम समझें तो ये दोनों कार्मिक ग्रह हैं, मतलब कि ये पिछले जन्म के या पिछले जन्मों के जो अच्छे बुरे कर्म होते हैं उनसे जुड़े हुए फल आपको देते हैं। राहु को नॉर्थ नोड ऑफ द मून भी कहा जाता है। राहु आपके पिछले जन्म की जो अधूरी इच्छाएं होती हैं, पास्ट लाइफ अनफुलफिल्ड डिजायर्स, उनको रिप्रेजेंट करता है। राहु की कुंडली में स्थिति ये बताती है कि आपकी इच्छाएं, आपकी डीप अटैचमेंट कहाँ पर है, और ये भी संकेत देती है कि उन चीज़ों का अनुभव आपने पिछले जीवन में नहीं लिया था, अब इस जीवन में आप उनका अनुभव लेंगे। लेकिन राहु का जो फल होता है वो कुछ कीवर्ड्स लिए हुए होता है, जैसे कि राहु की इच्छाओं में हमेशा असंतुष्टि की भावना रहती है, और चाहिए वाला जो एटीट्यूड है वो राहु देता है। इसके अलावा भ्रम और इल्यूजन भी राहु पैदा करता है। राहु स्मोक की तरह होता है, धुएं की तरह। राहु की जो इच्छाएं हैं उनका अनुभव आपके पास नहीं है, इसलिए जो ये भ्रम देता है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। इसके अलावा जो जुनून रहता है, किसी भी तरह का ऑब्सेशन, उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए जो जुनून है वो भी राहु ही देता है। राहु के ठीक विपरीत अगर केतु को हम समझें तो केतु एक ऐसा ग्रह है जिसके पास सिर नहीं है, मतलब उसके पास दिमाग, आंखें, कान, ये सब नहीं होता है, इंद्रियां उसके पास नहीं होती है। मन की आंखों से देखना ये केतु का कारकत्व है। अध्यात्म, स्पिरिचुअलिज्म, अंतर्मुखी व्यक्तित्व, पूर्वाभास की शक्ति, सबकॉन्शियस माइंड, इन सब का कारकत्व केतु के पास होता है। भौतिक चीज़ों की परवाह केतु नहीं करता है। केतु की उपस्थिति जिस भाव में होती है वो ये बताता है कि उस भाव की चीज़ों पर आपने पिछले जीवन में काफ़ी ऊर्जा और वक्त को खर्च किया था, वहाँ का अनुभव आपने लिया था, वहाँ हो सकता है आपने विजय प्राप्त कर ली थी। इसलिए केतु ध्वजा यानी कि फ्लैगशिप का भी कारक होता है, विक्ट्री का। अब इस जीवन में हो सकता है कि उस भाव की चीज़ों की परवाह आप ना करें, इसलिए पिछले जन्म की या जन्मों की जो पूरी हो चुकी इच्छाएँ हैं या अधूरी इच्छाएँ हैं उनको केतु रिप्रेजेंट करता है। अब राहु आपके अगर तीसरे भाव में है तो तीसरा भाव उपच्य स्थान भी होता है, मतलब जो वक्त और अनुभव के साथ ज़्यादा अच्छा फल देता है। और तीसरा भाव काम त्रिकोण का भी हिस्सा होता है। तीसरा, सातवां और 11वें भाव को काम त्रिकोण कहते हैं, इच्छाओं के भाव होते हैं ये, हाउस ऑफ डिजायर्स। तो राहु जो मेटलिस्टिक हाउसेज हैं, जैसे कि तीसरा भाव है, उसमें खुश होता है, जनरली सहज होता है, साहसी और पराक्रमी बनाएगा आपको। राहु आपके इस जीवन का एक पुल फैक्टर की तरह होता है, आप ऐसा महसूस करेंगे कि सब कुछ पाया जा सकता है। ईगो लेवल आपका बहुत बड़ा रहेगा, बहुत महत्वाकांक्षी बनाएगा आपको। कुछ भी अगर आपको नया शुरू करना है
तो आप रुकावटों की बहुत ज़्यादा परवाह नहीं करेंगे। लेकिन ये जो इनबिल्ट मोटिवेशन है, महत्वाकांक्षी सोच है या पराक्रमी स्वभाव है, इसमें दो बातें महत्वपूर्ण होंगी कि इच्छाओं के पूरा होने के लिए जो ज़रूरी पराक्रम और करेज है, उसकी दिशा व उसके लिए मार्गदर्शन कैसा रहेगा। मतलब ओवरब्लोन जो एंथुसियाज्म है, अति उत्साही जो आपका एटीट्यूड है, ये सही दिशा में खर्च होगा या नहीं, ये राहु की संगति व राहु जिस राशि में है उसके स्वामी की स्थिति पर निर्भर करेगा। क्योंकि राहु जिंदगी का आपका वो हिस्सा होता है जिसका अनुभव आपके पास नहीं है। आपका अनुभव वहाँ होता है जहाँ पर केतु होता है। केतु अगर आपके नवम भाव में है तो आप किसी भी तरह के मार्गदर्शन गाइडेंस को रिजेक्ट कर देंगे, चाहे वो पिता का हो या गुरु का हो, उसको स्वीकार नहीं कर पाएंगे, साधारणतया फॉलो नहीं करेंगे उसको। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो भी आपको मार्गदर्शन दे रहा है अगर आप उससे सहमत नहीं है तो कम से कम आप उसका अपमान ना करें। डिलीमा और कशमकश भी यही होता है कि आप अपनी जो महत्वाकांक्षाएं हैं उसको पूरा करने के लिए अति उत्साही तरीके से आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन बिना किसी मार्गदर्शन के। राहु तीसरे भाव में है तो ईगो लेवल आपका बढ़ा रहेगा, और केतु नवम भाव में है तो मार्गदर्शन को आप स्वीकार नहीं करेंगे। राहु तीसरे भाव में अगर अफ्लिक्टेड हो जाता है, पाप पीड़ित है, या उसका राशि स्वामी पीड़ित है, कहीं गलत भाव में चला गया उसका डिस्पोजिटर, तो जो आपके प्रयास हैं, आपके एफर्ट्स, वो गलत दिशा में हो सकते हैं। बहुत बार राहु अगर तीसरे भाव में है तो निजी या व्यावसायिक जीवन में बड़े बदलाव, ट्रांसफॉर्मेशन देखने में मिल सकते हैं। जैसे कि आपने किसी क्षेत्र में 8-10 वर्ष काम किया, अपना वक्त खर्च किया, वहाँ का अनुभव लिया, लेकिन फिर आपने अपना डोमेन, फील्ड ही चेंज कर दिया। कॉन्स्पिरेसी और सीक्रेसी यानी कि साजिशें और गुप्त चीज़ों का जो तत्व है, एलिमेंट, वो भी तीसरे भाव में होता है, क्योंकि तीसरा भाव 8वें का 8वां होता है। तीसरे भाव में अगर राहु है तो छोटे भाई बहनों के साथ आपके संबंध अनयूजुअल खराब हो सकते हैं। नॉन कम्युनिकेटिंग रिलेशनशिप आपका हो सकता है। आपकी जो संवाद शैली है, कम्युनिकेटिंग एबिलिटी, वो हार्श हो सकती है। बहुत ख़राब शब्दों का प्रयोग आप कर सकते हैं। काफ़ी आक्रामक संवाद शैली आपकी रहेगी, क्योंकि राहु इम्पेशेंट है, बेसब्रा ग्रह है। लेकिन राहु अगर अच्छी राशि में है, राहु का डिस्पोजिटर भी अच्छे भाव में है, अच्छे प्रभाव में है, तो आप अपने दम पर बने हुए व्यक्ति भी हो सकते हैं। आपके हाथों में कुछ अनयूजुअल, असामान्य कला हो सकती है। विशेषकर तकनीक, किसी भी टेक्नोलॉजी में आपकी अच्छी पकड़ होगी। सेल्समैनशिप, मार्केटिंग, आईटी सेक्टर, टूरिज्म, स्पोर्ट्स, एथलेटिक्स, जर्नलिज्म, मीडिया, जो भी क्रिएटिव स्टफ रहता है उसमें आप अच्छा कर सकते हैं। लोगों व समाज से जुड़ना, जो टीम वर्क की कला है, उसमें आप माहिर हो सकते हैं, क्योंकि आपकी जो कम्युनिकेशन है उसको आप चालाकी से यानी कि मैनिपुलेटिव तरीके से इस्तेमाल करके लाभ कमा सकते हैं। किसी भी सूचना, इन्फॉर्मेशन के पीछे आप लग जाएं तो भी उसे भी आप जरूर पालेंगे। शुरुआती जीवन में लगभग 30-35 वर्ष की उम्र तक ईगो लेवल आपका बढ़ा रहेगा। चुनौतियों को आप पसंद करेंगे, लेकिन आपकी जो सोच है उसमें परिपक्वता, मैच्योरिटी लेवल कम रहेगा। राइवलरी, प्रतिस्पर्धा हर जगह पाएंगे आप, क्योंकि केतु नवम भाव में है। केतु नवम भाव में है तो धर्म, धार्मिकता, जो भी बिलीफ सिस्टम के लिए जो सेट ऑफ रूल्स रहते हैं, नियम कानून रहते हैं, उनको मानना आपके लिए आसान नहीं होगा। इसके विपरीत दूसरे धर्म को जानने में आपकी रुचि ज़्यादा हो सकती है। किसी भी तरह के मार्गदर्शन को आप स्वीकार नहीं कर पाएंगे, क्योंकि तीसरे भाव में बैठे राहु की वजह से आपका ईगो लेवल आपको कहेगा कि आपको किसी भी मार्गदर्शन या धर्म की ज़रूरत नहीं है। केतु नवम भाव में अगर पीड़ित भी है, यानी और केतु का जो राशि स्वामी है, डिस्पोजिटर, वो अगर खराब भाव में है, तो आप अपने आप को बहुत भाग्यहीन, अनलक्की भी समझेंगे। आप ऐसा महसूस करेंगे कि बहुत कम काबिल लोग आपसे ज़्यादा तरक्की कर गए हैं। लंबी दूरी की यात्राओं का तब आपको फल नहीं मिलेगा, और जो उच्च शिक्षा होती है उसके लिए भी केतु की नवम भाव में स्थिति अच्छी नहीं होती है। 40-42 वर्ष की उम्र के बाद आपका अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी में झुकाव भी जरूर होगा, क्योंकि केतु का नवम भाव में होना ये बताता है कि आपने अपने पिछले जीवन में धर्म, धार्मिकता, दार्शनिकता, इनका काफ़ी ज्ञान इकट्ठा किया था, जो आपके अवचेतन मन में इकट्ठा रहता है। वही अनुभव, वही सबकॉन्शियस माइंड का मार्गदर्शन तीसरे भाव में बैठे राहु की जो महत्वाकांक्षाएं हैं उनको पूरा करने में मदद करता है। लेकिन ये तभी होगा जब केतु अच्छी स्थिति में हो। केतु का जो राशि स्वामी है, डिस्पोजिटर, वो भी किसी अच्छे भाव में हो। तब आपके जो पिता हैं वो अध्यात्म से जुड़े हुए हो सकते हैं। आप भी उनकी दार्शनिक समझ से प्रभावित हो सकते हैं। ज्ञान के लिए लंबी दूरी की यात्राएं कर सकते हैं। धार्मिक कार्यों में, कंसल्टेंसी, ट्रेनिंग में आप अच्छा कर सकते हैं। राहु और केतु के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि राहु केतु एक ही शरीर के दो हिस्से होते हैं। हिंदू मैथोलॉजी के अनुसार सवर भानु नाम के राक्षस का सिर राहु होता है और उसका धड़ केतु होता है। किसी भी कुंडली में राहु केतु के एक्सिस की जो ऊर्जाएं रहती हैं वो अलग अलग काम नहीं करती हैं। राहु के इच्छाएं पूरी करने की
कला का जो आधार है वो केतु का पिछले जीवन का अनुभव कहीं ना कहीं होता है। लेकिन अनुभव व इच्छाएं अलग अलग भाव में होने से कशमकश होती है, डिलीमा होता है। राम राम।